साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में पिछले 3 महीने से अचानक से आदिवासियों के साथ मारपीट की बड़ी घटनाएं और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर जो गांव-गांव में घटना घट रही है उसके पीछे सुनियोजित षड्यंत्र है। यह भूमकाल समाचार आपको लगातार अपनी रिपोर्टिंग से बताते रहा है। आज हमारी बात में कितनी सच्चाई है, भूमकाल की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, यह साबित हो चुका है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक टीम जिसमें आदिवासी नेता भी शामिल थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व राज्यसभा और राष्ट्रीय स्तर के नेता, पोलिट ब्यूरो सदस्य रहे श्रीमती वृंदा करात हमारे सामने हैं, जो पिछले 3 दिन से इसके फैक्ट फाइंडिंग के लिए अपनी टीम के साथ घूम रही थी। आज वापस उन्होंने कांकेर आकर हमसे बात किया, तो आज आप सुनिए कि सच्चाई क्या है। आप सबको प्रणाम और नमस्कार। हम लोग यहाँ पार्टी की तरफ से और आदिवासी अधिकार मंच की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं और ये पिछले 3 दिन में हमने लगभग 100 लोगों से अधिक हम लोग मुलाकात की, बातचीत की और उनमें कुछ प्रभावित साथी थे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथी थे। आदिवासियों के साथ हम लोग मिले, लगभग 15 गांव के अलग अलग जगह से आदिवासी साथी आए और हमारी मुलाकात हुई और प्रशासन के अधिकारियों से भी हम लोग मिले। यहाँ कांकेर में एसपी के साथ मुलाकात हुई, नारायणपुर में हम लोग कलेक्टर के साथ भी मिले। तो एक समझ बनाने के हमें मदद मिली ये सब बैठकों के द्वारा। मैं खुद ही आदिवासियों के बीच पार्टी की तरफ से और आदिवासी मंच के साथ भी हम जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ आने का मकसद मुख्यतः ये था कि क्योंकि जिस तरह रिपोर्टिंग हुई कि आदिवासियों के बीच ही इस प्रकार के मतभेद बने हैं और आदिवासी समूह के अंदर ही इस प्रकार के वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात ये बनी कि पूरे देश भर में आज आदिवासी समूह के ऊपर जो एक ज़बरदस्त कॉर्पोरेट हमला है, जो बुनियादी अधिकारों के ऊपर, जल, जंगल, ज़मीन के ऊपर जो एक ज़बरदस्त हमला है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे अधिकारों के बचाव में, तो ऐसी स्थिति में अगर आदिवासी खुद ही बच जाएंगे इस रूप में, तो जो बुनियादी मुद्दे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हम लोग आए ये समझने के लिए कि आखिर इसका जड़ क्या है और क्यों अचानक छत्तीसगढ़ के इस इलाके में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो आदिवासियों में है इस प्रकार की घटनाएं घटे। हमारे सारे बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आई कि ये जो घटनाएं घटी है ये कोई स्वतःस्फूर्त नहीं है। जो ये पूरा मामला हुआ है और हम लोगों ने इसको एक साथ सबसे बातचीत के बाद ये पता चला है कि ये एक योजनाबद्ध तरीका है, एक राजनीतिक उद्देश्य के आधारित। आदिवासी पहले तो दूसरे संगठनों के नाम पर ये सब कुछ होता था, लेकिन आज आदिवासियों के नाम लेकर आदिवासियों को विभाजित करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। और जो हमारे अपने तथ्य के अनुसार हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसमें भाजपा का पूरा हाथ है। मैं जिम्मेदारी के साथ इसलिए ये कहना चाहती हूँ, कोई हल्के तरीके से नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटी है उन्हीं गांव में आज तक
ये बेरियल के जो एक मुद्दा बन गया है कि हम शव को कहाँ हम दफनाएंगे, यहाँ से ये बात यहाँ शुरू हुई और इस पूरे इलाके में ये कभी उस रूप का मुद्दा रहा ही नहीं। तो अचानक ये कैसे हो गया? तो जब हम लोग इसकी तय में गए तो पता चला कि उन गांव में जहां ये हुआ है वहां डायरेक्टली भाजपा की लीडर्स मोबिलाइज किए, उकसाने वाले वक्तव्य रखे और गरीब आदिवासियों के बीच में इस प्रकार का एक माहौल बनाने में कुछ हद तक वो सफल रहे। मैंने जब कलेक्टर से और पुलिस वालों से बातचीत की, स्वयं उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मुद्दा सब जगह कतई नहीं है। जिन गांव में है, और ये शब्द उनके हैं, जिन गांव में ये हुआ है वो राजनीतिक संतुलन जिन गांव में विशेष कुछ है वहां ये हुआ है। तो उससे हम क्या नतीजे पर पहुंचे? तो पहले बात ये है कि जब ये घटनाएं घट रहे हैं और जब भाजपा का पूरा हाथ इसमें नजर आ रहा है, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव भी सामने है इस साल के अंत में, लेकिन हमारी डेलीगेशन के सामने एक मुद्दा सामने आया कि इतने हमले हुए। मैं आपको बता सकती हूँ, नाम बगैर नाम लिए हुए गांव के नाम मेरे पास है, हमारे सबके पास है। उन व्यक्तियों के नाम है जिस रूप में महिलाओं को टारगेट किया गया, जो घटनाएं सामने आई हैं। मैं खुद ही उन महिलाओं से मिली हूं जिनके साथ ये घटनाएं घटी है और मुझे आश्चर्य होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं घट रहे हैं तो सरकार ने ये उचित नहीं समझा कि एक भी मंत्री, एक भी उनकी कोई डेलीगेशन सरकार के, वो यहां आकर कोई इंक्वायरी करे। मैं किसी प्रशासन को दोष नहीं देना चाहती हूं, लेकिन सवाल इस बात का है, जब इस प्रकार की घटनाएं घट रहे हैं, जब महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जब विभाजन का एक पूरी साज, तो आप कोई जांच भी सही तरीके से नहीं करेंगे, निष्पक्ष जांच। आप ये भी नहीं देखेंगे कि ये बयान के पीछे जो उनका पीड़ा है, जो शोषण है, जो भावनाएं हैं, जो आतंकित है। अभी सरकार ने शेल्टर्स दिए थे, अच्छी बात है, तुरंत शेल्टर्स दिए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप फिर बगैर तैयारी की लोगों को वापस भेज रहे हैं। हमारे पास नाम है जो मैंने दिया है सरकार को, और वो तमाम नाम के आधारित जब वो वापस गए, दोबारा उनके ऊपर हमला हुआ। ऐसे घरों को मतलब तोड़ा गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अभी जब हमने कलेक्टर से बात की, मैंने पूछा ये धर्मांतरण का जो पूरा एक माहौल है, उन्होंने मुझे ये बताया, सबने बताया, जितने ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास एक भी केस नहीं आया है, एक भी केस नया नहीं आया जिसमें कहीं भी कोई शिकायत है या कोई जबरदस्ती धर्मांतरण का केस हमारे सामने है। नॉट अ सिंगल केस। तो ये कहां से पूरा आया है? ये क्यों आया है? ये कहां से ये तमाम एकदम एक प्रचार हो गया है? तो हमने पूछा कहीं से भी। उन्होंने कहा देखिए, इस पूरे माहौल में एक घटना, एक गांव में, घोरा गांव है, एक गांव में दोनों तरफ से क्लैश हुआ। मतलब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है और बाकी जो है, एक ही ऐसे घटना हुई है जिसमें क्लैश, और हमने दोनों साइड का, उनका ये शब्द है, दोनों साइड का हमने
गिरफ्तार किया। हमने कहा ठीक है, अगर इस प्रकार की कहीं कोई भी करे इस प्रकार के वायलेंट इंसिडेंट्स, निश्चित रूप पर आप हस्तक्षेप कीजिए और गिरफ्तारी कीजिए। उन्होंने कहा, हमने दोनों को गिरफ्तार किया। फिर मैंने पूछा, एक घटना है, बाकी घटनाओं में जो लगभग हमारे पास जो एक अनुमान है, मैं डेफिनेट नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसे जो हमारे पास आए हैं अबाउट 50 to 55 इस प्रकार की घटनाएं हुए हैं। तो हमने पूछा कि क्या मतलब इसमें ऐसे कोई दोनों तरफ से, क्योंकि सब जगह लिखा जा रहा है टू कम्युनिटीज, तो मैंने पूछा कि क्या ऐसे भी ये 50-55 जो घटनाएं हैं वो दो? उन्होंने कहा नहीं, एक घटना ऐसे हुई है घोड़ा गांव का, बाकी ऐसे कुछ नहीं हुआ है, बाकी सब अटैक से हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, आदिवासियों को विभाजित करने के लिए, आदिवासियों के बुनियादी मुद्दे जिसके साथ पूरे देश भर के आदिवासी जुड़े हैं, उनकी जो परंपरागत ट्रेडिशंस है, ये कानूनी अधिकार है। निश्चित रूप पर हम आदिवासियों के उसमें साथ हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कोई आदिवासी अगर अपने मर्जी से किसी धर्म में विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, तो कैसे किसने किसको अधिकार दिया है कि उसके ऊपर ये हमला हो? तो ये सारे चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अभी शांत की स्थिति बनी है कुछ हद तक, पूरा तो नहीं। आज फिर एक बड़ा कार्यक्रम है वो रोको वाला। तो ये जो जैसे ये जो नारे देते हैं, जिस प्रकार की भड़काने वाले नारे देते हैं, मुझे लगता है कि कहीं भी इस प्रकार के नारे हो, ये हेट स्पीच है। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ, ये हेट स्पीच है। ये कम्युनली मोटिवेटेड, सांप्रदायिकता प्रभावित, नफरत वाले भाषण है, उकसाने वाले भाषण है, जो हमारे देश के कानून, हमारे देश की संविधान कोई अधिकार नहीं देता है। इसलिए प्रशासन की अभी बैलेंसिंग का कोई सवाल नहीं है। जो जहां दोषी है, जो इस प्रकार के उकसाने वाले, और वो हर बार संडे का दिन चुनकर, जब लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, वो चुनकर हमला करते हैं, ये अनुचित है, ये गैर संवैधानिक है, गैर जनवादिक, ये अथॉरिटेरियन है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और एकजुटता हम प्रकट करते हैं ये तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और साथ साथ आदिवासियों के साथ उनकी संघर्षों के लिए भी हम एकजुटता प्रकट करते हैं। हमारी बातचीत हुई कुछ साथियों के साथ, जो दो बड़े INO प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। मुझे पता चला, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा के अधिकार के लिए लड़ के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हम लोगों ने बनाया। उस समय मैं खुद ही पार्लियामेंट में थी, सेलेक्ट कमेटी की मेंबर थी मैं। हम लोग लड़के वो ग्राम सभा के अधिकार, आज हमें देखा है कि ग्राम सभा के नाम का दुरुपयोग करके इस प्रकार की सांप्रदायिक प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जबकि जहां ग्राम सभा की जरूरत है, ये पूरा INO प्रोजेक्ट से रावघाट और अमदय, वो दोनों इलाके में जो ये INO प्रोजेक्ट हो रहा है बगैर ग्राम सभा की अनुमति के, तो वहां ग्राम सभा का कोई महत्व नहीं है इन लोगों के लिए। ये जनजाति सुरक्षा समिति, वहां कोई मतलब नहीं है, वहां ग्राम सभा की जरूरत नहीं है। वहां वो इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए वहां वो कोई बात कानूनी नहीं उठाते हैं। तो ये भी मैं कहना चाहती हूँ, जो ग्राम सभा की बगैर अनुमति की ये यहाँ जो प्रोजेक्ट्स करके, जो दोनों पहाड़ों पर जो परंपरागत तरीके से आदिवासियों की देव स्थल है, जहाँ मेला वगैरह हर साल लगते हैं, जहाँ आदिवासियों की आस्था भी जुड़ी हुई है, उन तमाम इलाके में
वहाँ इस प्रकार की ब्रिगेड ग्राम सभा के प्रोजेक्ट लेकर वहाँ जो लागू कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। आज हम लोग ये तमाम मुद्दे जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, हम लोग मुख्यमंत्री जी को, बघेल जी को हम लोग एक मेमोरेंडम बनाकर पेश करेंगे। हमने उनके लिए उनके साथ अपॉइंटमेंट की हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन पता चला कि आज वो रायपुर से बाहर रहेंगे, इसलिए नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम ये मेमोरेंडम वहाँ ज़रूर उनके पास हम लोग भेजेंगे और उनको हम अवगत कराएंगे। अच्छा मैम, अभी जहाँ आप गई हुई थी वहाँ धर्मांतरण हुआ ही नहीं हुआ, क्या देखा? नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ सदियों से वहाँ लोग अपने विश्वास के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, जो धर्मांतरण शब्द, एक मिनट मैं बता रही हूँ, ये जो धर्मांतरण शब्द है ना, ये शब्द को पहले हमें समझना चाहिए। हम जो यहाँ हम लोग सिटीजन्स हैं, हमारे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई शब्द नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक राइट है कि हम अपने मर्जी से कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर हमें जबरदस्ती, कोई भी अगर हमें कन्वर्जन करते, हमारे देश में एक कानून बने हुए हैं। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब मुझे सिर्फ यही देना, जो पहले भी मैंने पेश करते वक्त बताया, कि इस पूरे दौरान एक भी ऐसा केस नहीं आया है सामने जिसमें इस प्रकार की कोई घटना घटी है। आपने कहा जी, पहाड़ों जो है आयरन है उससे आदिवासियों का जो देव स्थल उससे प्रभावित हुआ, लेकिन जिस तरह से बस्तर में अभी क्रिश्चियन लागी अभी जो हावी हुई है, उससे क्या आदिवासियों की संस्कृति प्रभावित नहीं हो रही है? नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जो आप क्रिश्चियन लॉबी की शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए, आदिवासियों की परंपरागत जो ट्रेडिशंस है, उसकी हमारे देश की संविधान ने इज्जत दी है, स्वीकृति दी है, और वो प्रथम है। हर आदिवासी इलाके में 5th शेड्यूल है, पेसा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, सब कुछ है। तो ये सरकार की ये जिम्मेदारी बनती संवैधानिक कि वो सारे परंपरागत ट्रेडिशंस को वो स्थान दे, बराबर का स्थान दे। तो ये तो निश्चित रूप है, लेकिन उनमें से कोई भी अगर अपने मर्जी से दूसरे धर्म या कोई भी धर्म को अपनाना चाहते, वो उनका है। अभी ये जो पूरा इलाके में जो हम लोगों ने देखा कि आदिवासी परंपराओं की इज्जत न करके धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के जो निशान है, जो मूर्तियां हैं, जो रिचुअल्स है, जो परंपराएं हैं, वहां पूरे तौर पर मतलब प्रचारित किए जा रहे हैं। इसका तो कोई विरोध नहीं हो रहा है। जब वहां आप गणेश पूजा कर रहे हैं, आप वहां हनुमान पूजा कर रहे हैं, आप वहां मंदिर बना रहे हैं, इसका तो कोई विरोध नहीं है। अगर लोग वो चाहते हैं, वो हो रहा है। तो आदिवासियों की परंपरा आदिवासी सुरक्षित कर रहे हैं अपने आप। बाहर के लोग जाकर अपने संकीर्ण समझ के आधार पर अपने परंपराओं को थोपने के लिए काम वहां कर रहे हैं, और दूसरों को कह रहे धर्मांतरण। ये भी तो नहीं हो सकता है ना। आदिवासी एक स्वतंत्र आजाद व्यक्ति है, वो क्या करना चाह रहे, कैसे लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है आदिवासियों की जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसके संवैधानिक जो स्थान है, उसका हम पूरा सुरक्षा करें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया, हम पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों के बीच में हम काम करें।
झारखंड में अभी, अब झारखंड में जो यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में है 32% आदिवासी, लगभग 32 या उसी तरह है, झारखंड में भी वैसे है 29%, 30%, उससे भी ज़्यादा। वहाँ जो है, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी परंपरागत हो या कोई और हो, वो सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का ये बॉडी को एक्सह्यूम करना कि यहाँ हम अपनी ज़मीन पर भी हम कब्र दफना नहीं सकते, यहाँ कहीं भी पूरे देश भर में कहीं भी नहीं है। अब कोई अगर मुद्दा बनाना चाहता है तो निश्चित रूप पर ये अलाउ नहीं हो सकता है। ये है सवाल।